नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त का, उसका आंसर की जारी हो गया है। तो किस तरह से प्रश्न पूछा गया था और किस प्रश्न पर आपको आपत्ति दर्ज करना है वो मैं आज बतलाने वाली हूँ। अब सभी को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो देखिए, आज का प्रश्न नंबर 1 है, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जो सही आंसर इनमें से विकल्पों में से कोई नहीं होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इनमें से ऑप्शन नंबर विकल्पों में से कोई नहीं होगा, कहीं नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जो संविधान ने हिंदी को क्या कहा है? तो संविधान ने हिंदी को राजभाषा कहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड की भाषाओं और बोलियों के वर्गों का नाम बतलाना है। झारखंड की भाषाओं और बोलियों के वर्गों का नाम बतलाना है। तो विकल्पों में से सभी होगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी बोला जाता है, द्रविड़ भाषा परिवार और इंडो आर्य भाषा परिवार। तो विकल्पों में से सभी होगा। अगला प्रश्न है, ब्रज रीति का अर्थ आपको बतलाना है। तो ब्रज रीति का अर्थ होगा ब्रज की नीति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और यहाँ देखिए, पंक्ति दिया हुआ है, तो यह संवाद किसने कहा है? तो सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मनी? तो ये जो पंक्तियां हैं वे जयशंकर प्रसाद की कमायनी से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पियो स्रोत से बहा करो जीवन, यहाँ खाली स्थान में जीवन के सुंदर समतल में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो कुरुक्षेत्र रचना का साहित्यिक प्रकार क्या है? जो कुरुक्षेत्र रचना का साहित्यिक प्रकार, तो यह विचारात्मक काव्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैला आंचल के लिए किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो फणीश्वरनाथ रेणु को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अवधी किस भाषा परिवार की बोली है? तो अवधी पूर्वी हिंदी भाषा परिवार की बोली है। भक्ति सर्वस्व के रचयिता हैं? तो भक्ति सर्वस्व के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारतीय पात्रों, प्रसंगों व उपाख्यानों पर आधारित नहीं है? तो विकट भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगला प्रश्न है, जो हिंदी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो विलियम प्राइस ने स्वीकार किया था। हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम बतलाना है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता, तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता में सरलता भी आएगा, अस्पष्टता भी आएगा, वैज्ञानिकता, तो ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको आपत्ति दर्ज करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्वेश्चन है? ये पूर्वी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो पूर्वी हिंदी भाषा का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है और आयोग ने मागधी सही दिया है। तो इसमें आपको आपत्ति दर्ज करना है क्वेश्चन नंबर 17 पर। अगला प्रश्न है, च वर्ण के व्यंजन किस कोटि में आते हैं? तो च वर्ण के व्यंजन है वे स्पर्श संघर्षी के कोटि में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं और इसमें आपको सही अनुक्रम में लगाना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो शिव सिंह सरोज होगा, उसके बाद मिश्र बंधु विनोद, ब्रज माधुरी सार और
सुकवि सरोज, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परमाल रासो, तो ये क्वेश्चन में भी आपको आपत्ति दर्ज करना है। देखिए परमाल रासो जगनिक की रचना है और ये आयोग ने घोषित किया है नरपति लाल। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसमें भी आपको आपत्ति दर्ज करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मातु पिता जग जाई, यहाँ सही आंसर होगा। ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कवितावली से लिया गया है। इश्क नामा के रचयिता कौन है, इश्क नामा के रचयिता बोधा हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को प्रकाशन के दृष्टि से आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना झरना सबसे पहले आएगा, आंसू। तो आंसू का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, आंसू 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद झरना 1925 ईस्वी, लहर 1933 और कमायनी 1935। इस तरह से आपको क्रम वाइज लगाना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को प्रकाशन काल के दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। झरना का प्रकाशन कब हुआ है, 1918 ईस्वी। आंसू 1925 ईस्वी, आंसू का प्रकाशन 1925 और लहर 1933 और कमायनी का प्रकाशन 1935। तो इस तरह से आपको क्रम वाइज लगाना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, सही है। अगला प्रश्न है, गजानंद माधव मुक्ति बोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1934 ईस्वी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा, तो बंगला साहित्य पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोलती प्रतिमा के रेखा चित्रकार कौन है, तो श्री राम शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न संस्मरणों में राहुल संस्कृत्यान का संस्मरण नहीं है, इनमें से कौन, राहुल संस्कृत्यान का संस्मरण नहीं है। तो देखिए यहाँ भूले हुए चेहरे, या भूले हुए चेहरे नहीं होगा। ये किसकी है, जो रचना है भूले बिसरे लोग, ये हरिवंश राय बच्चन का है। तो इस पर भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है, तो पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है, तो धूमिल का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ममता काल्याकृत छुटकारा किस विधा से संबंधित है, तो यह कहानी संग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है, तो चित्रलेखा। और चित्रलेखा किसकी उपन्यास है, तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, काल क्रम के दृष्टि से उपेंद्र नाथ अस्क की जो नाटक है उसको सही अनुक्रम में लगाना है। देखिए स्वर्ग की झलक 1940 में प्रकाशित हुआ है, और छठा बेटा ये भी 1940, कैद और उड़ान ये भी ध्यान में नहीं रहे, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह से आपको प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। अब्दुल गनी खां कौन सी कहानी का पात्र है, तो मलबे का मालिक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसमें कहानी संग्रह और उसके लेखक के साथ आपको सुमेलित करना है।
तो देखिए, भोला राम का जीव, भोला राम का जीव जिसका कहानी है तो हरिवंश हरिशंकर परसाई का है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का है। परिंदे परिंदे निर्मल वर्मा। तलाश कमलेश्वर का। और रजनी रजनी मनु भंडारी। तो इस तरह से आपको सुमेलित करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक को सही अनुक्रम में लगाना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिए। राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। राक्षस का मंदिर कब प्रकाशित हुआ? 1931 में। मुक्ति का रहस्य 1932 में। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और आधी रात 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इस तरह से आपको प्रकाशन वर्ष के साथ मिलाना था। निम्नलिखित में से अंतःपुर का छिद्र नाटक के लेखक कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नामवर सिंह की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है? तो सही आंसर होगा प्रगति और परंपरा नामवर सिंह की रचना नहीं है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह का है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह का है। और छायावाद इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की है। प्रगति और परंपरा नामवर सिंह की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण इस रचना के लेखक हैं? तो रघुवीर सहाय के संस्मरण रचना के लेखक तो मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे देवता नहीं हैं के लेखक हैं? तो सेठ राजेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है प्रस्तुत कथन कौन से विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित जीवनियाँ कौन सी? इनमें से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनियाँ हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जयदेव है, रामानुज है और लॉर्ड मेयो है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखिए, राजेंद्र जी का कौन सा उपन्यास मुंडा जाति पर केंद्रित है? तो यहाँ राजेंद्र जी नहीं, राजेंद्र नहीं होगा, रनेंद्र होगा। क्या होगा? रनेंद्र। तो इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यहाँ राजेंद्र लिख दिया है। गायब होता देश सही है। रनेंद्र का उपन्यास है वे मुंडा जनजाति का पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, आदमी नाटक के नाटककार कौन है? तो द्वारिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो भारत के द्वारा गीत गाया जाता है। स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल है। तो स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल 1928 ईस्वी होगा। और एक प्रश्न है 50 नंबर, इसको देखिए। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में विभाजित है? तो यहाँ सही आंसर दिया हुआ है 3 अंक।
तो जो स्कंदगुप्त नाटक की कथा है वे 5 अंक में विभाजित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक तो कालिदास सही आंसर होगा। किससे कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिली? तो मल्लिका से कालिदास को कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, काल क्रम के दृष्टि से प्रेमचंद के जो उपन्यास है उसको सही अनुक्रम में लगाना है। इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखिए सही अनुक्रम यहाँ दिया ही नहीं है। जैसे सेवा सदन, इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी और निर्मला 1927, निर्मला का प्रकाशन 1927 और रंगभूमि, तो रंगभूमि का प्रकाशन 1925 है। तो यहाँ सही अनुक्रम दिया ही नहीं है कोई भी ऐसा ऑप्शन में, तो इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। अगला प्रश्न है, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है? तो मैला आंचल के उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कविता क्या है? निबंध के रचयिता कौन है? तो कविता क्या है? निबंध के रचयिता आप रामचंद्र शुक्ल होगा। ओकार बहुला के अंतर्गत कौन सी भाषाओं का समावेश है? तो ब्रज, बुंदेली, कनौजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पंक्ति है, वे किससे संबंधित है? तो रामचरितमानस से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चंदन बाला राष्ट्र के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कवि आशंगु। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस तरह से झारखंड पीजीटी में प्रश्न आया था। 22 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 63 में है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल नहीं है? तो इनमें से जो 8वीं अनुसूचित में नहीं है कौन सी भाषा? तो भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रारूप तैयार करते समय किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो विषयानुरूप। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हो व्याकरण किसने लिखी है? तो हो व्याकरण लाइनेज बरोज ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें आपको सुमेलित करना है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ शुक्ल सही नहीं लिखा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 में मिल रहा है। इस तरह से आपको पूरा मिलाना है।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा का क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस तरह से आपको सुमेलित करना था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भर्तृहरि की रचना नहीं है? तो प्राण संकली भर्तृहरि की रचना नहीं है। नीति शतक भर्तृहरि की रचना है, वैराग शतक और श्रृंगार शतक प्राण संकली भर्तृहरि की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महाराज रघुराज सिंह की रचना नहीं है? तो मैथिली रहस्य पदावली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिसमें आपको आपत्ति दर्ज करना है वो मैं बतला रही हूँ, ये सभी सही हैं। इसमें आपको सुमेलित करना है। देखिए, केसरी सिंह समर, तो केसरी सिंह समर की हरि नाम होगा, केसरी सिंह समर हरि नाम। तो इस तरह से आपको देखना है कि ए का तीसरा कहाँ है, तो बी और ए और बी दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद राणा रासो, तो दयाल दास का है, यहाँ भी मिल रहा है, दोनों जगह मिल रहा है। जयदेव विलास किसका है? महाराज जयसिंह का। और गुरु शोभा सेनापति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं का प्रकाशन तिथि के दृष्टि से सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में आपको लगाना है प्रकाशन तिथि के अनुसार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विष्णु लहरी। और विष्णु लहरी किस जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और सत्य काम सुमित्रा नंदन पंत का। और देशांतर धर्मवीर भारती। और भय भी शक्ति देता है, ये लीलाधर जुगड़ी की रचना है। इस तरह से आपको प्रकाशन तिथि के साथ याद करके सुमेलित करना था। अगला प्रश्न है, इसमें आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या त्रुटियां रह गई हैं। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जबकि सी होगा। सबसे पहले आएगा प्रगतिशील काव्य परंपरा, उसके बाद नव सांस्कृतिक काव्य परंपरा, और नई कविता और नवगीत परंपरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन दृष्टि के अनुसार रचनाओं को सुमेलित करना है। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उसको आपको प्रकाशन काल के अनुसार लगाना था। तो सामधेनु का प्रकाशन कब हुआ है? 1947 में। इतिहास के आंसू 1951 में। हुंकार, देखिए सामधेनु 1947, इतिहास के आंसू 1951, हुंकार 1938 ईस्वी, और नील कुसुम 1955। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उपन्यासकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैत्री पुष्पा की का रचना है अगन पाखी। इस तरह से आपको सुमेलित करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लीजिएगा, यहाँ उनकी अधिकांश कहानी नहीं होगा, उनकी अधिकांश कहानी केस हिस्ट्री बनकर रह गई है। किसके संदर्भ में कहा गया है? तो यशपाल होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि
शब्दों में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, नाटक और लेखक के साथ सुमेलित करना है। न्याय की रात चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए ए का 4, पृथ्वी का सर्ग रामकुमार वर्मा का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। लोटन विपिन कुमार अग्रवाल का है। तो इस तरह से आपको सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है, ये काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आया है। तो काव्य शास्त्र से लगभग 2-3 प्रश्न 22 अगस्त एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें आपको सुमेलित करना था। भामह की रचना कौन सी है? तो अलंकार सिद्धांत। भामह की रचना अलंकार सिद्धांत। वामन की रचना है रीति सिद्धांत। आनंद की रचना ध्वनि सिद्धांत। और कुंतक की रचना है वक्रोक्ति सिद्धांत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं? इनमें से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो हास्य व्यंग हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। रचना और लेखकों को सुमेलित करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए कबीर के धार्मिक विश्वास। तो सही आंसर होगा कबीर के धार्मिक विश्वास डॉक्टर धर्मपाल मैनी का होगा। संत कवियों का दार्शनिक विश्लेषण डॉक्टर मनमोहन सहगल का होगा। तो इस तरह से आपको सुमेलित करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैं बोरी सा इल्ला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो महुआ मांझी होगा। दुल्हन गवाही मंगला चरण में दुल्हन पद। तो सही आंसर होगा दुल्हन का अर्थ होगा किसका प्रतीक है? दुल्हन। तो आत्मा का प्रतीक है। पंड्या कलेजे छेद का भाव क्या है? तो विषय वासनाओं से हृदय को अलग करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तबही उपंग सुद आए गए पंक्ति में उपंग सुद शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो उपंग सुद उद्धव के लिए हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भेटत हृदय जुड़ाए पंक्ति में जुड़ाए शब्द, यहाँ शब्द लिखा हुआ शब्द होना चाहिए। तो शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जुड़ाए शब्द का अर्थ होगा प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कन्यायन यह पंक्ति किसने कही है? तो कुंभकर्ण ने कही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उस कही आयुषु पाई पद बंदी चले हनुमंत। आयुषु का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा आज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह से आपको देखना है और मैंने बतला रही हूँ किस किस प्रश्न पर आपको आपत्ति दर्ज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राम की शक्ति पूजा के शिल्प के विषय में असंगत का चयन करना है? तो असंगत होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा। राम की शक्ति पूजा की रचना दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, ये असंगत है। और देखिए ये सभी सही हैं। राम की शक्ति पूजा की भाषा संस्कृत निष्ठ है, सही है। राम की शक्ति पूजा में प्रबंधात्मकता है, सही है। राम की शक्ति पूजा में कवि ने अद्भुत बिंब योजना और प्रतीकों का प्रयोग किया है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबा काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो श्रद्धा के प्रति कही गई उक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्रत मुक्त केसी किसे कहा गया है? तो द्रौपदी को कहा गया है। भारत दुर्दशा नाटक में बुद्धिजीवी वर्ग में किस राज्य के प्रतिनिधि शामिल है? तो बंगाल राज्य के प्रतिनिधि शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? तो यहाँ देखिए भारत होगा।
तो यहाँ आसक्त लिखा है, इसमें भी आप आपत्ति कर सकते हैं। तो देखिए सही आंसर होगा कि जो भारत की जनता को अन्याय व अनीति के खिलाफ लड़ने हेतु आह्वान करना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने कौन सी समस्या का चित्रण किया है? तो सही आंसर होगा विकल्पों में से सभी होगा, विदेशी आक्रमण का भी, प्रेम में अंतर्द्वंद का भी और आंतरिक षड्यंत्र, तो विकल्पों में से सभी होगा। देश की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उबारोगे हारते ही रहे न है कुछ अब दाव पर आपको न हारोगे। यह किसका कथन है? तो देवसेना का कथन है। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? तो विलोम का कथन है। उज्जैनी से दो आए अधिकारी, तो अनुस्वार और अनुनासिक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या था? तो श्याम बिहारी तनखा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? तो झुनिया की पति की मौत मुंबई में हुई थी। तो इस क्वेश्चन में भी आप आपत्ति दर्ज आपको करना है। देखिए झुनिया की पति की मृत्यु यहाँ बेलारी लिखा हुआ है, बेलारी नहीं होगा। झुनिया की पति का मृत्यु लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो इसमें आप आपत्ति दर्ज करना है आपको। अगला प्रश्न है, गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक मैला आंचल का कौन सा पात्र है? तो बावन दास, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ममता, मैं गांव में फिर लौटूंगा प्यार की फसल उगाने, इसी भारत माता ग्रामवासिनी के मैला आंचल तले, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर प्रशांत का कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। माँ कहानी के अनुसार प्रकाश की माँ का क्या नाम है? तो करुणा नाम है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उनकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में सिमट जाने के लिए अधीर हो गई। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो दिल की रानी कहानी से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ कुछ प्रश्नों का जो आंसर है वे आयोग ने गलत किया है, बाद बाकी सभी सही है। देखिए धर्म, भक्ति धर्म रसात्मक अनुभूति, यह किस निबंध का वाक्य है? भाव या मनोविकार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष 1939, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के समीक्षात्मक निबंधों के दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्म भूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग और कविता क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, इन निबंधों में शुक्ल जी के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है, बुद्धि प्रधान होते हुए भी इनमें हृदय का स्पंदन है, यह कथन शुक्ल के लिए किसने कहा है? तो बाबू गुलाब राय ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चिंतामणि वस्तुतः चिंतन मणि है, इसमें शुक्ल के मेधा के गहरे चिंतन के परिणाम है, इसमें उनकी चिंतन मणियाँ संग्रहित हैं। कथन किसने कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार उत्साह क्या है? तो साहसपूर्ण आनंद की उमंग, डी सही होगा। वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? तो विकल्पों में से सभी होगा। आयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है, सी सही होगा। कमायनी किस विधा में रचित है? तो कमायनी महाकाव्य विधा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। आचार्य किशोरी दास बाजेपी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो अपभ्रंश को न भाषा कहा है किशोरी दास बाजेपी ने। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग का श्रेय किस कवि को दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। तुलसीदास ने राम का गुणगान किस भाषा में किया? तो अवधी भाषा में किया। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय एकता का पर्याय कौन सी भाषा बन गई है? तो खड़ी बोली बन गई है। खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने के लिए किन साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो विकल्पों में से सभी होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिए थे। मैथिली शरण गुप्त ने और प्रेमचंद ने भी दिए थे। तो विकल्पों में से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी से होगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किसने किया है? तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में जब दिक्कतें आई तो कंपनी सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में भंडौज में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के लिए कितने लक्षण या शर्तें बताई थे? तो 5 शर्तें बतलाई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंठस्थ 2.0 क्या है? तो कंठस्थ 2.0 ट्रांसलेशन मेमोरी मशीन साधित अनुवाद प्रणाली का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लीला ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो राजभाषा विभाग के द्वारा लीला ऐप को तैयार किया गया है। भाषा और बोली का अंतर संबंध कैसे होता है? तो जो भाषा विस्तृत होता है, बोली क्षेत्रीय होता है। बिल्कुल सही है। भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की लिपि नहीं होती है, ये भी सही है। भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में व्याकरण नहीं होता है। तो विकल्पों में से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में भौगोलिक सीमा तथा पारस्परिक विरासत में अंतर होने के कारण कैसे भेद उत्पन्न हुए? तो उच्चारणगत तथा व्याकरणिक भेद के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया आदि किस भाषा परिवार में आते हैं? तो इंडो आर्य भाषा परिवार में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गार्सादा ताशी ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की हैं? तो जो आदिकाल में अवहट भाषा में अब्दुल रहमान ने की हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भक्ति काल हिंदी साहित्य को पूर्व मध्य काल माना जाता है। जो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व किन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया था? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता झनकार में छायावाद दिखाई देता है। तो झनकार में किस बात देखने को मिलती है? तो छायावाद झनकार। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी जो कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन की रचना कौन सी है इनमें से? तो
विकल्पों में से सभी होगा। देखिए, हरी घास पर क्षण भर, ये भी है रचना सच्चिदानंद हिरण्यवासी की। और इंद्रधनुष, ये रोंदे हुए, और इत्यलम, तो विकल्पों में से सभी होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है, 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है जो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम, तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वे मंगलसूत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो खड़ी बोली में जो लिखा गया पहला नाटक शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो शकुंतला और अभिज्ञान शकुंतला है। ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए, खड़ी बोली में जो लिखा गया पहला, खड़ी बोली में लिखा गया पहला राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है का है जो नाटक है, और कालिदास की अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी अनुवाद किया गया है। निम्न में से हिंदी के प्रमुख आलोचक का नाम चुनना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, हिंदी के प्रमुख आलोचक में आते हैं। नंदूलाल बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो विकल्पों में से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी से होगा। रस आखेटक के लेखक हैं, तो रस आखेटक के लेखक कुबेर नाथ राय, और यह निबंध है। किस विधा में रस आखेटक आता है? तो निबंध विधा में। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की गौण विधाएं कौन सी हैं? तो हिंदी गद्य की गौण विधाएं आती हैं, जीवनी आत्मकथा आती हैं, यात्रावृत्त गद्य गीत आती हैं, संस्मरण, रिपोर्टाज, तो विकल्पों में से सभी होगा। ये सभी गौण विधाएं में आती हैं।